फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, हम अपने आसपास बहुत सारे बदलाव देखते हैं, जैसे कि दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का मिक्स हो जाना, खाने का पकना, चीजों का जलना वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में खास तौर से बताया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस को आप पहचाने कैसे, उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये असल में होते क्या हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि ब्रह्मांड बना है इस तरह के छोटे छोटे एटम्स से मिलके। अब कई तरह के एटम्स मिलके आपस में बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, और फिर ऐसे बहुत सारे अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं जो भी चीजें हम देख पाते हैं अपने आसपास। हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज बनती है इस तरह के मॉलिक्यूल से। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा पानी का। पानी बनता है दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से। देखिए, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और ऐसे कई सारे एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे जमा होकर अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं दुनिया में हर चीज जो हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर का मॉलिक्यूल। पानी तो आप सब जानते ही हैं, वो बनता है दो हाइड्रोजन के एटम से। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, ये तीनों मिलकर बन गया आपका वाटर। अब आपने दुनिया में कहीं भी पानी देखा होगा ना, चाहे आपने हिमालय पर्वत पे देखा हो या कहीं नदी में बहता हुआ देखा हो, कहीं समुद्र के अंदर देखा हो, हर तरफ पानी बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, और कुछ भी नहीं होगा, चौथी चीज नहीं होगी उसके अंदर कुछ भी। अब चेंजेस कहते हैं इन्हीं चीजों में बदलाव को। कहते हैं कि पानी जो है वो हवा में भी मिक्स हो सकता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में, और वो चीज जो है सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है आइस के रूप में, वरना पानी तो आपको पता ही है। तो ये तीनों चेंज हुआ, पर तीनों में ये चीज सेम रही। उसके अंदर भी दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही मिलने वाला है आपको, चाहे स्टेट कोई सी भी हो। तो इस बदलाव को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या आपने जो है ना पानी को बर्फ बना दिया तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गई उसके, या फिर पानी को आपने भाप बना दिया तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गई आपके, पर वो केमिकली चेंज नहीं हुआ। अब भी वो पानी ही है, भले ही वो हवा के अंदर मिक्स हुआ हुआ है, तब भी वो पानी ही कहलाया। अब दूसरी चीज आती है केमिकल चेंज। कहते हैं कि इसमें तो कोई भी एक एटम हट गया और इसकी जगह पे कोई और चीज आकर लग गई, तो वो क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि अब वो पानी बचा ही नहीं, वो कुछ और ही बन गया। कहते हैं कि आपने ये जो पानी है, पानी के अंदर आप डाल दिए सोडियम थोड़ा सा, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, तो वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वो तो पानी नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है पानी जैसी, वो अलग ही चीज बन जाती है बिल्कुल। तो वहां पे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यहाँ पे पानी भी था कहीं पे। तो इस बदलाव को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बहुत काम आएगी। यही चीज आपकी इकलौती डिफरेंशिएट करने में काम आएगी कि कहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, कहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि जब उसका मॉलिक्यूल अंदर से बदलाव में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। जब उसका मॉलिक्यूल नहीं बदलता, वैसे ही है, तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। कह रहे कि पीसेस जो है पेपर के काट दिए छोटे छोटे हिस्से में। अब आप ये बताइए केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। जाहिर सी बात है फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर तो अभी भी वही है, इसे आपने बस छोटे छोटे टुकड़ों में तो कर दिया। तो यही है आपका एक्टिविटी 6.1 में बोल रहे हैं कि पीसेस में काट दिए पेपर को। आगे एक्टिविटी 6.2 में क्या है, चौक जो है ना, चौक जो जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसका आप डस्ट लीजिए। उस डस्ट से जो है आप, अब देखिए एक्टिविटी 6.2 में क्या बोल रहे हैं, चौक लीजिए, चौक को जो है ना क्रश करके उसका आप पाउडर बना दिए। तो आपने बदलाव कर दिया एक, है ना, पर कौन सा बदलाव है, क्या चौक के पार्टिकल्स बदल गए? नहीं बदले, वो अब भी वैसे ही वाले मॉलिक्यूल है जो पहले भी थे, भले बस आपने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो भी हो गया आपका फिजिकल चेंज। आगे देख लिया, आगे क्या बोल रहे हैं कि आप थोड़ी सी बर्फ ले लिए और बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ बदलाव आया बर्फ के अंदर, है ना, अब वो पिघल के पानी के रूप में आने लग गया। पर क्या उसके अंदर कुछ केमिकली चेंज आया? नहीं आया, वो पहले ही पानी था, अब भी पानी है, पहले बर्फ के फॉर्म में था, पानी के फॉर्म में, तो कोई फर्क नहीं आया। बस वो तो फिजिकल फॉर्म में उसकी चेंजेस आई हैं, तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। एक्टिविटी 4 में कह रहे हैं कि आप जो है पानी उबालिए, थोड़ा सा उबलने लगे ना पानी, तो उसके ऊपर एक पैन रख दिए, मेटल की जो पैन होती है, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि भाप जो उड़ रही है वो वहां पे जाके इकट्ठा हो रही है पैन के ऊपर, और दोबारा से पानी बन जा रहा है वो। मतलब कि पहले लिक्विड फॉर्म में थी पानी, अब फिर गैस फॉर्म में हुई बीच में, फिर बाद में दोबारा लिक्विड फॉर्म में हो गई। मतलब क्या चला हमें कि इरिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज था। उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज आया था, पहले वो पानी था मतलब लिक्विड फॉर्म में, फिर वो गैस हो गया, फिर वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में चला गया। तो मतलब फिजिकल चेंजेस को रिवर्स करना आसान है काफी हद तक, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो H2O ही ना। एक्टिविटी 5 में बोल रहे हैं कि आप जो है ना ब्लेड ले लिए एक मेटल का, उसे गर्म करना शुरू करिए। क्या देखेंगे आप, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लेड का थोड़ा सा लाल रंग का होने लग जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी मेटल लेंगे ना तो वो रेड कलर का ही होता है गर्म करने पे। तो उसे आप दोबारा ठंडा कर दिए, क्या होगा, वो कलर गायब हो जाएगा जो रेड कलर पहले दिख रहा था आपको। ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो पहले भी मेटल ही था, अब भी मेटल ही है सेम तरह का। तो
तो फिजिकल चेंज की तो ये पहचान ही ऐसी होती है कि कोई नई चीज कभी भी नहीं बनती, वो पहले वाली चीज ही रहती है हमेशा। जैसे पानी को हमने जो लिक्विड फॉर्म में था उसे हमने गैस फॉर्म में करा, तो कोई नई चीज थोड़ी बनी, वो तो बस वाटर के ही ड्रॉपलेट्स चले गए ना हवा के अंदर, पानी तो चेंज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। यहाँ तो हमेशा कुछ नया बनता है। जैसे कि देखिए लोहे के ऊपर जंग लगना, तो जंग लगने के बाद क्या होता है, वो लोहा नहीं रह जाता, फिर लोहे के जो सतह होती है, ऊपर का जो सरफेस होता है, वो रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। पहले जो खाली आयरन था ना, वो अब आयरन ऑक्साइड बन चुका है, आयरन प्लस ऑक्सीजन बन चुका है वो। अब उसके अंदर सिर्फ आयरन वाली प्रॉपर्टीज नहीं रही, आयरन और ऑक्सीजन के साथ की एक नई प्रॉपर्टी आ गई उसके अंदर, ठीक है। तो कोई नई चीज बनती है जब जहां पे, तो उसको हम बोल देते हैं केमिकल चेंज। और पहले वाली जो चीज थी वो चीज खत्म हो जाती है, अब आयरन वहां पे बचा ही नहीं उसके सरफेस पे, अब वो अलग ही चीज बन चुकी है, बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है आयरन से, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल चेंज हो चुका है। आगे देखिए एक्टिविटी 6 में बोल रहे हैं कि आप मैग्नीशियम की रिबन लीजिए और उसको जलाना शुरू करिए। जलाने के बाद क्या देखेंगे कि रिबन तो जल गई, बस एक जरा सी राख बच गई है। तो हुआ क्या यहाँ पे, सिर्फ ये मैग्नीशियम ही नहीं बल्कि आप कोई भी चीज को जलाएंगे ना दुनिया में, कोई भी चीज को, तो वहां पे खाली राख बच जाएगी और सारी चीजें उड़ जाएंगी हवा के अंदर। क्यों उड़ जाती हैं, उनका रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। कोई भी चीज जलती है ना, तो कहते हैं कि उसका रिएक्शन हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में हवा में जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज छोटी छोटी हो गई तो हमें दिखनी तो चाहिए कि हवा में गई कहाँ। जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, मोम पिघल के जाती कहाँ है, या फिर कहें तो कागज जलाया आपने, कागज जो है इतना बड़ा बड़ा कागज आप जलाएंगे तो उसका राख कितना सा होगा, बिल्कुल जरा सा होगा, टाइनी सा। तो बाकी सारा पेपर गया कहाँ, वो हवा में मिक्स हो गया और आपको दिखा भी नहीं। थोड़ी देर के लिए दिखता है हमें धुएं में, पर वो धुआं फिर गायब हो जाता है हवा के अंदर। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझिए कि आपके घर में पाउडर होगा कोई सा, उस पाउडर को लिए थोड़ा सा अपने मुट्ठी में और अपने बालकनी से नीचे फेंकिए, तो आपको क्या नीचे गिरते हुए दिखेगा वो पाउडर, नहीं दिखेगा, हवा में बीच में ही गायब हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और हम बात कर रहे हैं एटम्स की, जो कि उस पाउडर से भी कई करोड़ गुना छोटे हैं, तो वो आपको कहाँ से दिखने वाले हैं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो जो भी चीज जलती है वो हवा में मिक्स हो जाती है। अब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं रही जो जलाने से पहले थी। जैसा कागज पहले था ना, अब वो बिल्कुल कागज पहले जैसा नहीं रहा, उसके छोटे छोटे एटम्स बिखर चुके हैं हवा के अंदर। और यही चीज देख रहे हैं मैग्नीशियम में। पहले जो मैग्नीशियम था, Mg जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया उसने, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पहचान में नहीं आएगा आपको, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई और हवा में गैस के रूप में मिक्स हो चुकी है ये, अब नहीं बची वो रिबन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। और केमिकल चेंजेस को वापस रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए आपने पेपर जला दिया, अब वापस वो जले हुए राख से क्या पेपर बना सकते हैं आप, नहीं बना पाएंगे, है ना। आप हवा में कहाँ ढूंढते फिरेंगे एक एक मॉलिक्यूल कहाँ गया उसका, है ना। एक्टिविटी 7 में क्या बोल रहे हैं कि आप एक सॉल्यूशन लीजिए कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन होता है और बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, कॉपर मिला हुआ है, सल्फर मिला है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बहुत जरूरी नहीं है सब जानना। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी मेटल का पीस रखिए, कह रहे हैं कि एक ब्लेड रख दिए, ब्लेड रखेंगे तो क्या होगा, आयरन का होगा वो ब्लेड आमतौर पे। तो आयरन का पीस जो है ना जाकर रिएक्ट करेगा इस कॉपर सल्फेट के साथ, और क्या करेगा, इस पूरे सॉल्यूशन को चेंज कर देगा। जब मिक्स हो जाएगा आयरन भी उसके मॉलिक्यूल के साथ, तो कुछ बदलाव आ जाएगा। पहले तो मॉलिक्यूल था आपका कॉपर सल्फेट का, अब मॉलिक्यूल हो जाएगा फेरस सल्फेट का, ठीक है। जो पहले कॉपर सल्फेट था अब वो बन गया फेरस सल्फेट, तो बदल गया सॉल्यूशन। इसलिए सॉल्यूशन का हम कलर भी बदलते हुए देखते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया ना, ब्लू से हो गया ग्रीन, तो ये भी एक बदलाव है जिसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। एक्टिविटी 8 में बोल रहे हैं कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो कोई नई चीज बनती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी विनेगर ले लेंगे और थोड़ा बेकिंग सोडा ले लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे आपस में, तो एक नई चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में कुछ और भी बनेगा जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में बात करेंगे। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, कुछ नया बना है, वो ना तो विनेगर है ना ही बेकिंग सोडा है, ये तो कुछ और ही है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई नई चीज बन गई ना रिएक्शन से, यही होता है ये रिएक्शन में। तो ये जो नई चीज बनी है इसको भी हम रिएक्ट कराते हैं कहीं ऐसे ही देखने के लिए कि क्या क्या होता है। अब देखिए ये ही रिएक्शन है हमारी जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वो जहां से निकला तो पहुंचने के बाद पहुंचा वो लाइम वाटर के बाद। इस रिएक्शन से निकला कार्बन डाइऑक्साइड और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मिला दिया लाइम वाटर के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम मिलके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्योंकि नई चीज बनाते हैं हमेशा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, कुछ नई चीज बन गई। यही बस हमारे समझने के लिए था कि यहाँ पे भी हमने रिएक्शन बनाया, कोई नई चीज बनी, और जो नई चीज बनी थी उसमें हमने फिर से एक और रिएक्शन करा दिया, कुछ और नई चीज बन गई। और इसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जब कोई नया सब्सटेंस बनता है
कुछ चीजों को मिलाकर आपस में, उसी को बोल देते हैं केमिकल चेंज, या फिर कहें तो केमिकल रिएक्शन। कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो आमतौर पे उसके अंदर से हीट निकलती है। जाहिर सी बात है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें थोड़ी बहुत हीट तो निकलती है। आपने ये नहीं देखा जब हम लाग लगाते तो उसमें से हीट निकलती है? वो क्या हो रहा होता है, एक तरह का रिएक्शन ही तो है हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ। और बोल रहे हैं कि कई बार साउंड भी निकलता है, जैसे पटाखे फूटने की साउंड। कहते हैं कि आमतौर पे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से हीट निकलती है, या फिर कहें तो कई बार लाइट भी निकलती है। आपने कोई भी चीज जलाई होगी तो उसमें से लाइट निकलती है, हीट भी निकलती है। वो भी क्या होता है, एक तरह का रिएक्शन ही तो होता है हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ। और कह रहे हैं कि कई बार साउंड भी प्रोड्यूस होता है। कभी आपने पटाखे फोड़े होंगे तो आपको पता होगा। और फिर बोल रहे हैं कि थोड़ी सी स्मेल भी आती है। जाहिर सी बात है, कोई चीज जलाते हैं तो आती है नहीं स्मेल, और कई बार केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत सारे, उसमें आती है महक। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि कलर भी चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है, कलर चेंज होता है, अभी देखा था हमने कॉपर सल्फेट को। कह रहे हैं कि गैस भी कई बार फॉर्म होता है। कोई भी चीज आप जलाइए अक्सर उसमें से गैस फॉर्म होगी। देखिए बॉक्स में क्या बता रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से कई सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर हमारे, जिससे हमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जिसका एक एग्जांपल है ओजोन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए बॉक्स में कह रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में कई सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओजोन डिप्लीशन। हमारा पूरा एनवायरनमेंट धरती का घिरा हुआ है ओजोन की एक लेयर से, जो कि हमें बचाती है सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से। उससे क्या होगा, इंसानों को कैंसर भी हो सकता है, प्लांट अच्छे से नहीं उग पाएंगे, पूरा क्लाइमेट खराब हो जाएगा दुनिया का, हम जी नहीं पाएंगे। तो ओजोन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। और क्या हो रहा है कि एक केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर बनाते हैं ओजोन लेयर को। तो 3 में से ना 2 अलग हो जाते हैं और 1 अलग हो जाता है। वो ओजोन फिर टूट गया, अब उसके अंदर ओजोन की कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, वो तो नॉर्मल ऑक्सीजन हो गया, नीचे आ गया वो। तो ओजोन उस तरीके से डिप्लीट होना शुरू हो रहा है। और इसके लिए अक्सर जिम्मेदार होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। या बहुत बार आपने सुना होगा शायद न्यूज पे कि ये जो भी हमारा कार्बन एमिशन होता है ना, कोई भी हमने तेल जलाया या फिर कहें तो पेट्रोल जलाया गाड़ी के अंदर, तो वो सारे इस तरह के हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं हवा के अंदर, जो कि ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या पूछ रहा है कि खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस, क्या वो केमिकल चेंज है? जाहिर सी बात है केमिकल चेंज है वो। और नेक्स्ट में पहली क्या पूछ रही है कि हमारे पेट में डाइजेशन होता है वो केमिकल चेंज होता है? बिल्कुल केमिकल चेंज होता है। एसिड उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो टूटता है हमारा खाना जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जिस तरह की हम चीजें खाते हैं, जिस कलर की चीजें हम जो टॉयलेट करते हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए इस टॉपिक में बता रहे हैं जंग लगने के बारे में, बहुत आसान है। आयरन जो होता है, जिसे हम बोलते हैं Fe, है ना, वो मिलता है ऑक्सीजन के साथ हवा में जो होता है, और थोड़े से पानी के साथ। पानी भी हवा में उसे मिल जाता है, पानी भी तो होता है ना हवा के अंदर, ह्यूमिडिटी में, या कहें तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो वहां से पानी भी ले लेता है। तीनों आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी आयरन से, ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम जंग लगना। और अगर आप चाहते हैं कि लोहे के अंदर जंग ना लगे, तो आप या तो वहां से ऑक्सीजन हटा दिए या फिर वहां से आप पानी को हटा दिए, दोनों केसेस में बच जाएगा। आप उसे ल्यूब्रिकेट कर दिए किसी तेल वगैरह से, तो ना तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना पानी के कांटेक्ट में आएगा, बच जाएगा आपका आयरन। देखिए बच्ची क्या कंप्लेंट कर रही है कि उसकी एक फ्रेंड है जो रहती है कोस्ट के पास, मतलब के समुद्री इलाके में, वहां पे बहुत जंग लग जाता है। वहां के सारी चीज, जो भी चीजें लोहे की बनी होती हैं उसमें, वो इसलिए क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना, हवा के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है इस वजह से। और एयर के अंदर तो ऑक्सीजन रहता ही है पहले से, तीनों चीजें मिल जाती हैं आपस में, बन जाता है रस्ट। अब रस्ट से बचाने के लिए एक प्रोसेस होता है जो हम कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। मतलब निकल नाम का एक एटम होता है, ठीक है, उसी एटम का एक सब्सटेंस होता है पूरा बना हुआ, जिसे हम निकल ही बोल देते हैं। जैसे आयरन के एटम के एक सब्सटेंस को हम बोल देते हैं ना आयरन का मेटल, वैसे एक तरह का मेटल होता है आपका जिंक। तो जिंक की हम लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो क्या होता है, जंग लगना होता है तो वो जिंक में लगता है, ना कि आयरन के अंदर। उससे आयरन बच जाएगा बेचारा। पर अब आप सोच रहे होंगे पर जिंक में तो लग जाएगी जंग। पर जिंक के लगने की जो रेट होती है ना, वो बहुत कम होती है, 30 गुना तक कम होती है आयरन से। बहुत स्लो जंग लगेगा जिंक के अंदर। और इसमें एक और फायदा है कि आपका आयरन जो है ना, आयरन अगर कहीं से छिल गया, कट गया, वहां पे स्क्रैच वगैरह आ गया, तब भी वहां पे भी आपका जो है जंग नहीं लगने वाला आयरन के अंदर, तब भी पहले जंग लगेगा आपका जिंक में, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना, तो करेगा पहले जिंक से, आयरन से नहीं करेगा। तो ये भी फायदा होता है इसका। कई बार तो ये भी कर देते हैं लोग के थोड़े आसपास में जिंक थोड़ा सा कोट कर देते हैं बराबर में ही। कई बार तो क्या कर देते हैं लोग कि आयरन के पीस के बराबर में जो है ना, जिंक का पीस लगा देते हैं। तो क्या होता है, आयरन तक कोई जाता ही नहीं ऑक्सीजन, वो सीधे जाता है जिंक पे बराबर में।
सारी जंग जो है जिंक पे लगती है, आयरन बचा रहता है उस टाइम तक। देखिए बॉक्स में क्या बता रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील का आपने नाम तो सुना ही होगा, बर्तन बनते हैं उससे, बहुत सारी चीजें बनती हैं। वो होता है आपका आयरन मिक्स हुआ हुआ किसके साथ, कार्बन के साथ और कुछ अलग अलग तरह के मेटल्स के साथ। अब इन्हें मिक्स करने का फायदा क्या है, फायदा है उसकी मजबूती बढ़ जाती है उसकी उससे, और साथ ही साथ जंग भी नहीं लगता उसके अंदर जल्दी। अब लास्ट आपका है टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बोलते हैं सॉलिड चीज को, और आपको क्रिस्टल बनाना है तो बहुत आसान है, पानी लीजिए फ्रीजर के अंदर रख दिए, बन गया क्रिस्टल आपका, बर्फ बन गई ना वो। और भी किसी तरह का क्रिस्टल बनाना हो आपको तो पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसके अंदर आप नमक मिक्स करते जाइए, बहुत ज्यादा नमक मिक्स कर दिए जितना हो सके, और उसके बाद पानी को ठंडा होने दिए। ठंडा होने के बाद क्या देखेंगे, नमक जो है जम चुकी होगी एक जगह पे जाके, सख्त हो चुकी होगी, बन गया आपका क्रिस्टल। क्रिस्टल तो बोलते हैं जहां पर भी मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो जाएं और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो हो गया आपका क्रिस्टल, बन गया। यही इन्होंने कर रखा है, देखिए अलग तरह के सॉल्ट के साथ, कॉपर सल्फेट नाम के सॉल्ट के साथ कराया है ऐसा इन्होंने। मैंने आपको सोडियम क्लोराइड नाम के सॉल्ट के साथ करके बता दिया वो एक्सपेरिमेंट। यही चीज कह रहे हैं 9th एक्टिविटी में। और हमें जो है गर्म करने की क्या जरूरत पड़ी पानी को, यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सोच रहे होंगे। तो वो इसलिए क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहता है ना तो उसकी टेंडेंसी होती है लिक्विड फॉर्म में जाने की या फिर गैस फॉर्म में जाने की, तो ज्यादा देर तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही फिर आपने उसे ठंडा कर दिया, इतना सारा नमक तो उसके अंदर ऑलरेडी था, वो तो गर्म था बेचारा, इसलिए था लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही वो ठंडा हुआ तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वापस आ गया अपने फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं सब आपको बता चुका हूँ, और यही आपका चैप्टर खत्म होता है।